अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी यूनियन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन की थी कि इकोनॉमिक इश्यूज लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर या इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से इश्यूज होते हैं। जो बेसिकली इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव थे वही हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव ही इश्यूज भी होते हैं अगर वो अच्छे से अचीव नहीं हो रहे होते। स्टार्ट के अंदर हमने ये बात की थी कि इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लाइक अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, एम्प्लॉयमेंट लेके आना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जो बियरेबल इन्फ्लेशन है दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन जो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना। फिर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट और बाकी चीजें देखी थी। आज हम लोग वही जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको ही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट आप अगर चैनल पे एक बार कोई भी वीडियोस देखने आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करके जाया करें। आपके सब्सक्रिप्शन से एटलीस्ट ये मोटिवेशन होती है कि नेक्स्ट वीडियोस बनाई जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो था, थर्ड जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी कि इकोनॉमी को चलाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इकोनॉमी को चलाती है गवर्नमेंट। ठीक है, इकोनॉमी को गवर्नमेंट चलाती है। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए अगर ये जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी हमने इस चैप्टर के अंदर देखा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी की अगर ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पढ़े थे वो फुलफिल नहीं हो रहे तो इट मीन्स के इकोनॉमी के अंदर इश्यूज हैं। उन इश्यूज को रिजॉल्व करना है। तो वो दो इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए थे। थर्ड हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आपके कंट्री के अंदर लोग जो हैं वो जॉबलेस हैं। ठीक है, उसकी कोई भी रीजन हो सकती है। जॉबलेस है, जॉबलेस मतलब कोई भी बंदा, पोस्ट ये नहीं हम कह रहे कि 100% कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, उनके पास डिग्रीज भी हैं और वो लोग काम नहीं कर रहे। उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं जो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिग्री होल्डर भी हैं, जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन भी है, बट वो जॉबलेस हैं। लोगों के पास डिग्रीज हैं, लोग काम करना चाह रहे हैं, बट आपके मुल्क के अंदर जॉब ही नहीं है। आपके मुल्क के अंदर जो काम करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लोग काम करना चाहते हैं, एबल भी हैं, बट आपके मुल्क के अंदर काम ही नहीं है। नोट दैट वेदर दे आर क्लेमिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और नॉट इज इरेलीवेंट। मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो इरेलीवेंट है। बस हमने ये देखना है कि लोग काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे, मतलब रोजगार होगा। देखें अल्टीमेटली ये ऑब्जेक्टिव किस से जाके मिलते हैं। ये आप अगर देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट, हमने कहा था ना कि साइमल्टेनियसली ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते। आप अगर के अंदर इनकम, जैसे कि गवर्नमेंट इनकम क्या होती है? गवर्नमेंट की इनकम होती है टैक्स। टैक्स कैसे गवर्नमेंट लेगी? अगर आपके मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग काम नहीं कर रहे, तो लोगों के पास सैलरी नहीं होगी। सैलरी नहीं है तो वो कुछ बाय नहीं करेंगे, वो टैक्स भी नहीं पे करेंगे। तो बेसिकली उन्होंने, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, वो कुछ स्कीम्स ऐसी शुरू करे जिसके अंदर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हो सके। देर इज ऑलवेज लाइकली टू बी सेम सम अनएम्प्लॉयमेंट विद इन एनी इकोनॉमी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ये चीज एक्सप्लेन की है कि आप ये नहीं कह सकते कि 100% अनएम्प्लॉयमेंट है। नो, अनएम्प्लॉयमेंट अप टू सम एक्सटेंट होती है। ये नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा आप ये कहें कि 100% लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है। नहीं, कुछ परसेंट या ज्यादा परसेंट लोग जो है वो जॉब नहीं कर रहे, या मतलब वो किसी और मुल्क में चले गए, आपके मुल्क की हालात नहीं है या कुछ भी। However, most government try to keep unemployment low। गवर्नमेंट का ही काम है इकोनॉमी को चलाने का, तो गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अनएम्प्लॉयमेंट को लो रखे। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को मुल्क के अंदर जैसे डिफरेंट स्कीम्स स्टार्ट कर दी, उधर लोगों को काम मिल गया, तो ये गवर्नमेंट का ही काम है। अगर गवर्नमेंट इसको मेंटेन नहीं करती, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को लो नहीं करती, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं? दिस इज बिकॉज हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉज द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अगर आपके मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई है तो क्या क्या इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं? गवर्नमेंट विल सफर अ लॉस ऑफ इनकम टैक्स। अभी ऊपर मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की है कि गवर्नमेंट की इनकम है टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट इनकम कहाँ से लेती है? पब्लिक से, टैक्स के थ्रू। अगर आपके लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि मेरे पास अगर जॉब नहीं है तो मैं कुछ बाय नहीं कर सकती, मैं वैट नहीं पे कर सकती, जैसे हर मुल्क का अपना टैक्स होता है, तो मैं वो नहीं पे कर सकूंगी। एज वेल एज इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पेमेंट।
इससे आपके अनएम्प्लॉयमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो भी पेमेंट के इंक्रीज होंगे। दिस विल लीड टू इंक्रीज टैक्स ऑन अदर वर्कर्स। अब होगा क्या? एक तो प्रॉब्लम यह है कि आपको वैट नहीं मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं ले सकेगी। दूसरी प्रॉब्लम आपको ये फेस करनी पड़ती है, देखें अगर आपके 100% पॉपुलेशन में से 100% पॉपुलेशन में से अगर आपके सिर्फ और सिर्फ लाइक 40% लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, 40% जो लोग हैं एम्प्लॉयड हैं और 60% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ने तो टैक्स लेना ही लेना है और गवर्नमेंट ने तो अपनी इनकम लेनी ही लेनी है। वो क्या करेगी? वो जो 40% लोग एम्प्लॉयड हैं उनके ऊपर इनका बर्डन भी आ जाएगा, मतलब उनको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। वो यही चीज लिख रहे हैं कि दिस में लीड्स टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन अदर वर्कर्स। वो लोग जो लोग काम कर रहे हैं उनका टैक्स बढ़ जाएगा, उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी। लेट से अगर फॉर एग्जांपल मेरी 1,100,000 सैलरी है, उसमें से मेरा अगर 40,000 टैक्स चला जाता है तो 60,000 में तो मर के मेरे घर के खर्चे पूरे होंगे। मैं कोई और चीज, परचेजिंग पावर मेरी कम हो जाएगी, मैं एक्स्ट्रा चीजें तो ले ही नहीं सकती, मेरी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पूरा होना बहुत टफ हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि टैक्स फिर उन वर्कर्स पे आ जाता है जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे उनकी वजह से बर्डन फिर दूसरे वर्कर्स पे आ जाता है। Workers may also worry about their job security, damaging consumer confidence। कंज्यूमर का कंज्यूमर कौन है? हम लोग। हमारा कॉन्फिडेंस डैमेज होगा, हमें जॉब इनसिक्योरिटी मतलब जॉब सिक्योरिटी की टेंशन हो जाएगी। हम लोग सोचेंगे कि इस मुल्क के अंदर तो हालात ऐसे हैं कि हमारे टैक्स इतने ज्यादा जा रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम किसी और मुल्क चले जाएं या कहीं और शिफ्ट हो जाएं। अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल विल सफर सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन देयर इनकम। देखें अनएम्प्लॉयड इनकम जो जो अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल है, यानी कि वो लोग जो काम नहीं कर रहे, जो लोग बेरोजगार हैं, यानी कि जिनके पास जॉब नहीं है, उनका सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो गई है इनकम के अंदर। मतलब अगर फॉर एग्जांपल देखें मेरी अगर लेट से 1 लाख सैलरी थी, मैं अनएम्प्लॉयड हो गई हूँ, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि मेरे पास जॉब चली गई है, अब मेरी इनकम क्या हो गई है? जीरो। तो मेरा अपना इमेज अपनी नजर में वो भी खराब होगा कि मैंने पढ़ा हुआ है, मैं अच्छा अर्न कर सकती थी और मैं कर रही थी, लेकिन अब मेरा सेल्फ इमेज भी खराब हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये चीजें गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती है, ये प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स के लिए अब बेनिफिट बिजनेसेस को क्या क्या होते हैं? अगर आपके मुल्क के अंदर हाई अन ये नहीं है कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट के सारे लॉसेस ही लॉसेस होंगे, नो डाउट जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको तो लॉस होगा ही होगा, बट बिजनेस को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? अब आप अपने माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जिस मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि नौकरियों की कमी है, जॉब्स की कमी है, उस मुल्क के अंदर किसी को भी जॉब थोड़े पे भी मिल रही है तो लोग क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि ज्वाइन करें, क्योंकि हमें गुजारा करना है, ठीक है। उसके लिए अब क्या होगा? बिजनेस को फायदा होगा। It should be noted that businesses may benefit from high level of unemployment. High in unemployment makes easy for business to find employee. There is a ready pool of labor. अब आप देखो, मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है तो बहुत सारे लोग वेल एजुकेटेड, वेल डिग्री होल्डर, अच्छे लोग जो हैं वो फ्री हैं। उनको अगर थोड़े पे भी जॉब ऑफर होती है तो वो डेफिनेटली करेंगे। इससे बिजनेस को फायदा क्या हुआ? बिजनेस के लिए एक लेबर मार्केट, एक पूल हाली है, यानी कि उनके लिए बहुत ज्यादा लोग अवेलेबल है, वो किसी को भी कम सैलरी पे हायर कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने तो ज्वाइन करना है, क्योंकि गुजारा करना मुश्किल है। इट में रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेजेस। डेफिनेटली अगर आप देखें एक बंदा जिसका कैलिबर अगर 5 लाख वाला है, उसको उस मुल्क के अंदर सिर्फ शायद 1 लाख के ऊपर बिजनेसेस हायर कर रहे होंगे। उसकी रीजन क्या है? कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप अगर 1 लाख की जॉब नहीं करते तो हो सकता है कि दूसरी जॉब आपको इतने की ऑफर ही ना हो, इससे भी कम हो। क्यों? क्योंकि मुल्क के अंदर हालात ऐसे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। Existing staff may be more willing to take lower pay increases, as and it will be difficult for them to find alternative work। अब आप देखो जैसे इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है? कि जैसे कोविड 19 था। कोविड 19 एक क्राइसिस था जो कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड था, पूरे दुनिया के लिए था। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की सैलरीज क्या की गई? कट की गई। तो लोगों ने कुछ भी इसके ऊपर स्ट्राइक्स नहीं की या कुछ भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं बोला या नहीं कुछ भी अपना स्टैंड लिया। उसकी रीजन क्या थी? कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड क्राइसिस था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर था। तो लोग लो पे के साथ भी अपनी
जॉब को कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि किसी और जगह जॉब फाइंड करना बहुत मुश्किल था। उस टाइम कंपनीज के हालात बहुत खराब हो गए थे और लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था, बहुत सारे लोग। तो लोग इस पे भी एग्री हो गए थे। तो इसकी क्या रीजन थी? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली थी। तो इस तरह का कोई क्राइसिस हो जाता है तो से प्रॉब्लम आती है। बेनिफिट्स विल बी नीड टू बी वेड against the decreased demand for the goods and services within the economy at high level of employment. No doubt के बेनिफिट का वेट इस तरह भी डिक्रीज होता है। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अगर लोगों के पास ज़ाहिर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो बिजनेस को ये नुकसान भी होगा कि उनकी गुड्स की डिमांड नहीं होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है तो खरीदेंगे कहाँ से। तो ये इश्यूज बिजनेसेस को भी फेस करने पड़ते हैं। इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स आती है तो सिर्फ इंडिविजुअल का नुकसान नहीं होता, बिजनेसेस का भी नुकसान होता है। लास्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने क्या पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का बैलेंस, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का बैलेंस। मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर ये एक मिसकंसेप्शन होती है कि एक्सपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट से हमारी कैश होती है। मतलब ये कि आप अगर एक्सपोर्ट करते हो, आपके मुल्क से बाहर मुल्क में चीजें जाती हैं तो उससे आपको पैसे मिल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता। इनके दरमियान बैलेंस इसीलिए रखा गया है, बैलेंस वर्ड, कि अगर सॉरी कि अगर आप इन दोनों के दरमियान बैलेंस नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट ज्यादा करने से आपके कंट्री की जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल नहीं होंगी, तो उसके लिए फिर आपको इम्पोर्ट्स करनी पड़ जाएंगी, तो फिर वो आपके मुल्क के इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट लेगी। A country's balance of payment records all financial transactions between individual businesses and its government within foreign consumers. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर देखो, इंपोर्ट हम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा पैसा उधर जा रहा होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, हमारे पास से पैसे दूसरे मुल्क जा रहे हैं। एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं तो इट मीन्स के उनके पैसे हमारे पास आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पैसों की ट्रांजैक्शन है फॉरेन कंट्री और हमारी गवर्नमेंट के दरमियान। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज स्प्लिट इनटू थ्री पार्ट्स। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके लिए तीन अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। क्या? एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसको डील करता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की हमारे मुल्क से कौन सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आउट कंट्री के अंदर या आउटसाइड जा रही हैं और या हम वहां से क्या ले रहे हैं, ये करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट जो कि इन चीजों को देखेगा। कैपिटल अकाउंट, नेट चेंज इन द ओनरशिप ऑफ फॉरेन एसेट्स। मतलब जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो हम, जैसे हम ये कह सकते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारी ओनरशिप कितनी चेंज हुई है। जैसे हमने आई आईबीएफ से कितना लोन लिया हुआ है, यानी कि हमने इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं उनसे कितना कर्जा लिया है। तो वो कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारी नेट वर्थ बताता है, ठीक है, नेट ओनरशिप बताता है कि कितनी ओनरशिप है फॉरेन एसेट्स की। जैसे लोन्स वगैरह गवर्नमेंट ने किसी से लिए, में आईएमएफ से कर्जा हम लेते हैं, दूसरे मुल्क से, यूएस से, आईएमएफ से हम कर्जा ले रहे होते हैं, तो वो कितना है। फिर फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल वर्ड ही फाइनेंस है, इसका मतलब ही मनी है, तो इसके अंदर तो कैश ही हम डील करेंगे, कैश फ्लोज, यानी कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, कितना हम रिसीव कर रहे हैं और कितना हमसे जा रहा है। अब often when people talk about the balance of payment, they are just referring to the surplus or deficit on import and export. अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ इस बात पे डिस्कस हो रही है, बोर्ड के ऊपर डिस्कस हो रही है, ये सिर्फ ये आपको पेपर के अंदर एग्जामिनर सवाल करेगा। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सरप्लस या डेफिसिट है तो उसको हम करंट अकाउंट के साथ डील करेंगे, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिए, पेपर के अंदर सवाल इस तरह आएगा। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वर्ड यूज हुआ है और उसके लिए आप डेफिसिट के अंदर कर रहे हो, तो वो तीनों ऑप्शन अकाउंट डील करेगा, करंट अकाउंट उसके लिए डील करेगा। कंट्रीज इंपोर्ट्स एक्सीड, दिस इज नाउन एज ट्रेड डेफिसिट। अगर आप एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो ना, एक लिमिट से ज्यादा कर रहे हो, इसका मतलब ट्रेड डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? यानी कि घाटे में आप जा रहे हैं, आपका ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है चीजें आपके मुल्क से, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मुल्क है वो क्या कर रहा है? इम्पोर्ट, सॉरी, इम्पोर्ट अगर एक्सीड हो रही है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा है, यानी कि आप बाहर से चीजें अपने मुल्क में ज्यादा मंगवा रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्री है, ठीक है, ये बाहर का मुल्क है, ये यूके है
और यहाँ से आप लेट सपोज पाकिस्तान के अंदर चीजें मंगवा रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप ज्यादातर चीजें मंगवा रहे हैं, इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो आपका मुल्क ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स होती हैं तो ट्रेड सरप्लस है। सरप्लस मतलब आपके मुल्क से लोग ज्यादा चीजें भेज रहे हैं। ये हमारा होम कंट्री है, ठीक है, होम कंट्री। और ये हमारा क्या है, फॉरेन कंट्री। फॉरेन से हम मंगवाते हैं, दैट मीन इम्पोर्ट। अगर हम लोग होम कंट्री से भेजते हैं तो दैट मीन एक्सपोर्ट। के एक्सपोर्ट सॉरी। तो हमें इसको क्या करना है, ट्रेड को बैलेंस में रखना है, यानी कि इनके दरमियान बैलेंस होना चाहिए। इनको ज्यादातर इंक्रीज या डिक्रीज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट वुड लाइकली टू अवॉइड लॉन्ग टर्म बैलेंस पेमेंट ऑफ सरप्लसेस और डेफिसिट, मतलब बहुत लंबे अरसे तक ना तो सरप्लस गवर्नमेंट रखती है ना ही डेफिसिट, उसके दरमियान बैलेंस रखते हैं, क्योंकि अदरवाइज दोनों अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम है। ओके, trade deficit means that there is a net outflow of cash from country. ट्रेड डेफिसिट क्या है कि जो आपका नेट आउटफ्लो है। डेफिसिट डेफिसिट का मतलब यह है कम होना। एक सेकंड। ट्रेड डेफिसिट का हमने क्या पढ़ा कि ट्रेड डेफिसिट डेफिसिट का मतलब क्या है, कमी होना, ठीक है, यानी कि ट्रेड आपकी कम है, लेस है, तो वो अच्छी बात नहीं है। और नेट आउटफ्लो जो है वो आपके मुल्क से दूसरे मुल्क में ज्यादा जा रहा है, वो अच्छी बात नहीं है, जो कि कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज नहीं है। सरप्लस सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा, या आप कह दो कि मोर, मतलब ज्यादा होना। नेट इनफ्लो इनफ्लो, देखो यहाँ पे डेफिसिट का ताल्लुक आउटफ्लो के साथ है। आउटफ्लो मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है। ट्रेड सरप्लस सरप्लस ज्यादा, और इनफ्लो ट्रेड सरप्लस का रिलेशनशिप इनफ्लो के साथ है, यानी कि उससे हमारे मुल्क के अंदर पैसा आता है या ज्यादा आ रहा है, जो कि कंट्री की वेल्थ इंक्रीज करने के लिए बेहतर है। दिस इन टर्न्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कैन लीड सिग्निफिकेंट ट्रेड, और उसके बाद इन्फ्लेशन प्रॉब्लम भी उसके साथ आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 और 10 है, हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 एंड 10। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 के अंदर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू। Which of the following statement is true? Economic growth is all economic growth always benefits to the all member of the society। क्या इकोनॉमी की ग्रोथ जो होगी उससे क्या सारे मेंबर्स को बेनिफिट होता है? मैंने आपको F1 पढ़ाने से पहले ही, मतलब स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है मोस्टली वो रॉन्ग होती है, ठीक है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट को आपने कोशिश करनी है कि देखना है, उसको समझना है, मोस्टली ये रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ऑलवेज नहीं होता, हो सकता है कि इकोनॉमी ग्रोथ आप किस बेस पे कर रहे हैं, आप स्मगलिंग कर रहे हैं, उस बेस पे आप इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, तो ये या ये जो तंबाकू और इस तरह की चीजें अपनी इकोनॉमी के अंदर करके आप कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ कैन लीड टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इसका मतलब ये है कि क्या उससे इम्पोर्ट्स बेहतर हो सकती हैं, तो बिल्कुल बेहतर हो सकती हैं। इकोनॉमी अच्छी होगी तो इम्पोर्ट्स बेहतर हो सकती हैं। इन्फ्लेशन डज नॉट अफेक्ट दोज ऑन फिक्स इनकम एज मच एज दोज इन एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन उनको इफेक्ट नहीं करती जो कि फिक्स इनकम के साथ है, ये तो उसने गलत बात बोली है। स्टूडेंट्स और ये जो फिक्स इनकम वाले लोग होते हैं इनको ही तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। इन्फ्लेशन इनकरेजेस इन अ नेशनल कंट्री। इन्फ्लेशन क्या इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करती है? इन्फ्लेशन होगी तो आपके पास पैसा ही सेव नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई? ठीक है, मतलब आपके पास पैसा सेव ही नहीं है, आप परचेजिंग पावर ही खत्म हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट हम कहाँ से करेंगे? उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10 है, जो कि लास्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज क्या आपको देखने को मिलते हैं? देयर इज लेस प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैक्स। क्या गवर्नमेंट के ऊपर लेस प्रेशर होता है टैक्स इंक्रीज करने पे? नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर ही होता है टैक्स इंक्रीज करने पे। उसकी वजह ये है कि आधे लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जाहिर है टैक्स आपको कहीं ना कहीं से तो पूरा करना है। दिस रिड्यूस इकोनॉमिक आउटपुट। आउटपुट डेफिनेटली रिड्यूस होगा। उसकी वजह ये है कि
लोग काम ही नहीं कर रहे तो बिजनेसेस प्रोडक्ट ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर जरूरत ही नहीं है प्रोडक्ट की, तो आउटपुट को वो रिड्यूस करेगा। देयर इज अ ग्रेटर इन्फ्लेशनरी प्रेशर एयर प्रेशर इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो नहीं होगा, इस तरह तो हम नहीं कह सकते। तो हमारा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का 10 का आंसर है बी, यानी कि ये रिड्यूस करेगा इकोनॉमिक आउटपुट। उस वो कैसे? क्योंकि लोग बिजनेसेस के अंदर लोग बिजनेस प्रोडक्ट क्यों बनाएंगे, यानी कि आउटपुट प्रोडक्ट क्यों बनेगी, क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं है, तो लेस ही होगी ना, रिड्यूस होगी इकोनॉमिक आउटपुट। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करके नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। वीडियो को एंड करने से पहले अगेन एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब एटलीस्ट मस्ट करके जाया करें। आपकी सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन आती है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।